हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीस्टार्ट। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम क्लास 10th का आपका पूरा राइटिंग सेक्शन कंप्लीट करवाएंगे। चाहे आप कोर्स ए वाले हो, चाहे बी वाले, चाहे आपको सूचना लेखन हो या संदेश लेखन हो, आप किसी भी कोर्स से हो, आपका राइटिंग सेक्शन चलिए फटाफट तरीके से कंप्लीट कराते हैं। अनुच्छेद लेखन, सबसे पहले अनुच्छेद लेखन के बारे में मैं बात करूंगा। अनुच्छेद लेखन दोनों में ही कॉमन है, ए और बी दोनों ही कोर्सेस में। एक्चुअली अनुच्छेद मतलब होता है पैराग्राफ, लेकिन क्या आपको एकदम कोई नियम है कि आपको एक ही पैराग्राफ लिखना है? ऐसा कुछ नहीं है। पर एक गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, अनुच्छेद लेखन में जैसे आपके पास कोई सवाल आता है तो क्वेश्चन के साथ वो आपको कुछ पॉइंटर्स देते हैं। बेसिकली वो एक टॉपिक देंगे, फॉर एग्जाम्पल जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण के ऊपर आपको अनुच्छेद लिखना है, साथ ही साथ वो आपको कुछ पॉइंटर्स देंगे, जैसे जल प्रदूषण के कारण, फैक्ट्रियों की यातायात, वो आपको कुछ पॉइंटर्स देंगे जिनके बेसिस के ऊपर आपको पूरा का पूरा अनुच्छेद लिखना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे 4 पॉइंटर्स दिए हैं तो हर पॉइंटर पे एक पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, भरपूर कंटेंट लिखा है, टीचर खुश होगा, नंबर कटने का चांस नहीं है। ऐसा मत करिएगा मेरी समझ से, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको कुछ टॉपर आंसर शीट्स भी दिखाऊंगा। सबसे पहले अनुच्छेद और निबंध में अंतर होता है। देखिए, जब आपसे निबंध पूछा जाए तब आप ये करते हो कि आप एक टॉपिक को पहले इंट्रोड्यूस करोगे, फिर एक पैराग्राफ छोड़ के उस टॉपिक के अलग अलग फैक्टर्स को आप असेस करोगे, अलग अलग पॉइंटर्स के ऊपर डिटेल में लिखोगे। ये निबंध में करना होता है, स्पीच नहीं लिखनी, ऐसे नहीं लिख रहे हो। आपसे वो कह रहे हैं अनुच्छेद लिखने के लिए, तो अनुच्छेद लिखने में आपको मूल टॉपिक को पकड़ना है और बाकी पॉइंटर्स को बहुत धीमे से स्पर्श करना है बस, यानी कि बाकी पॉइंट्स को, जो पॉइंटर्स दिए उनको बस टच करना है आपको, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक अनुच्छेद लिखा है। अनुच्छेद है समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये टाइटल है आपके अनुच्छेद का। आपने ये लिखा, उसके बाद आपने बीच में यहां पे कुछ छंद डाल दिए, कुछ दोहे डाल दिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है अनुच्छेद लेखन में। अगर आप कुछ कोट्स यूज कर सको तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कोट सर हमारे पास नहीं है, तो फिर पता है प्रॉब्लम क्या होती है? आपको पता है क्या लगता है कि कोट को रटना जरूरी है? नहीं रटना जरूरी है। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, वो महिला सशक्तिकरण या नारियों के ऊपर आपसे कहते हैं अनुच्छेद लिखने के लिए। अब आपने कहीं सुना है कि हाँ, इस सभ्यता में कहा गया है कि यत्र पूज्यस्ते, जहां नारियों की पूजा हो रही है। मुझे नहीं पता, मैं अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं, पर मैंने कहीं ना कहीं ये सुना है कि सभ्यता के शब्द हैं। मुझे एग्जैक्ट वो लाइन नहीं याद, पर उसका अर्थ मुझे पता है, मैं अर्थ लिखूंगा। मैं इसी तरीके से अपना अनुच्छेद स्टार्ट करूंगा कि सभ्यता के शब्द हैं, इस सभ्यता में यह माना गया है, इस चीज को जिया गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहां देवता वास करते हैं, वहां देवता रमते हैं, वहां देवता वास करते हैं। महामहिम भीष्म युधिष्ठिर को कहते हैं बाणों की शैया पे बैठ करके। इस तरीके से मैं स्टार्ट करता कि किसी समाज की कसौटी, अच्छाई की कसौटी यही है कि वहां पे नारी जाति का सम्मान होता है, यह अपमान। ऐसे स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे पूछते हैं अभ्यास के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर, अभ्यास के ऊपर वो आपसे अनुच्छेद लिखने के लिए कहते हैं, या परिश्रम के ऊपर अनुच्छेद लिखने के लिए कहते हैं। तो ना आपने कहीं ना कहीं सुना है कि वो कोई सर वो लाइन, मुझे वो दोहा था या वो कौन सा साखी थी, पद था, मुझे नहीं याद है, पर उसका कुछ ऐसा मतलब था, जब जैसे कुएं से पानी निकालो, है ना, सिल पर पड़े निशान की, जैसे कि अगर रस्सी भी बार बार आवत जाओ, रस्सी भी बार बार अगर पत्थर पे आएगी जाएगी तो उस रस्सी से भी उस पत्थर पर निशान पड़ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए कि मुझे कोई दोहा याद होना चाहिए, कोई लाइन चौपाइयां याद है, उत्तम बात है, किंतु अगर नहीं याद है तो अर्थ भी पता है, तो उस तरीके से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, उस तरीके से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे यहां लिखा है समय निरंतर बीतता रहता है, ठीक है। आप कैसे भी स्टार्ट करो। हाँ, अगर आपको कुछ दोहा याद है, जैसे समय से रिलेटेड, काल करे सो आज का, राज करे सो अब, पल में परली होएगी, बहुरी करेगा कब, तो ऐसे दोहों को आप शुरू में भी ऐड कर सकते हो या बीच में भी। अपने अनुच्छेद को अच्छा बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका यही होता है कि आप कुछ कोटेशन यूज करो, कुछ भी। अरे जैसे गौदान, तो मैं ऐसे लिखता गौदान, महादान, और इस तरीके से मैं शुरुआत करता, ठीक है। तो है ना, जैसे सेवा के ऊपर आया तो कि सेवा करनी चाहिए, तो नर सेवा ही नारायण सेवा है। आप अच्छे कोट्स ढूंढिए,
नहीं है तो कोई अच्छा आइडिया है उसी को लिख दीजिए, या किसी कोट का मीनिंग पता है तो वो लिख दीजिए, पर एक बेहतरीन शुरुआत दीजिए। और ये जो कोट्स वगैरह है ये आप शुरू में भी डाल सकते हैं और बीच में भी डाल सकते हैं। बाकी अनुच्छेद में क्या एक ही पैराग्राफ लिखना है, देखिए उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं आपको कुछ बता दूं ऐसा ही आपको करना है, इससे आपको बेस्ट मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अनुच्छेद लेखन में या तो आप ये कर सकते हैं कि एक ही बड़ा सा पैराग्राफ लिखे, वो भले 1 पेज का हो, और इसमें जो आपके की पॉइंट्स हैं उसको आप अंडरलाइन कर दो, ये भी सही है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि एक आपके पास बड़ा सा पेज है तो आपने साहब क्या किया, आपने एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा और फिर एक और छोटा सा पैराग्राफ लिखा जिसमें आपने चीज़ें कंक्लूड कर दी, और ये जो स्टार्टिंग में आपने कोई कोट वगैरह डाल दी और इसमें भी आपने मेन चीज़ें जो हैं अंडरलाइन कर दी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। एक और अनुच्छेद देखिए, अभ्यास का महत्व। तो कहा भी गया है परिश्रमी सफलता की कुंजी है ये, या वो रस्सी वाला करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इस तरीके से भी आप ये चीज़ें बीच में भी डाल सकते हैं, शुरुआत में भी डाल सकते हैं, और पैराग्राफ्स को, बट एक पैराग्राफ हमेशा बड़ा। अगर आप मल्टीपल पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं तो 2 से ज़्यादा पैराग्राफ में आपको अनुच्छेद नहीं लिखना है। एक स्कीम तो है कि अनुच्छेद में इसकी तरह आप पूरा का पूरा एक ही पैराग्राफ लिखो, टॉपर आंसर शीट, एक ही पैराग्राफ, 1 पेज पूरा, एक पैराग्राफ मतलब 4-5 लाइन नहीं, पूरा 1 पेज लिख दो चलेगा, है ना, या उससे थोड़ा कम। आप पूरा का पूरा एक ही पैराग्राफ में लिखो, या तो ये तरीका होता है, या तरीका ये होता है कि आप एक बड़ा पैराग्राफ लिखो और एक छोटा पैराग्राफ, एक बड़ा पैराग्राफ, एक छोटा पैराग्राफ, और छोटे पैराग्राफ में कंक्लूड करो। ये भी अपने आप में सही है। आपको देखना है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसे अच्छा निखर के आ रहा है, ठीक है। अब आपकी राइटिंग इनकी तरह है तब आप एक ही पैराग्राफ लिखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खैर ध्यान दीजिए, टॉपर आंसर शीट है। बढ़ती नारी शक्ति, इन्होंने अनुच्छेद शुरू किया है और इस तरीके से समाप्त किया है। एक भूल जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो ये सोचते हैं कि हर एक पॉइंटर पे एक पैराग्राफ लिख दूं, तो 4 पॉइंटर्स दिए तो 4 पैराग्राफ लिखूंगा, नहीं ऐसा मत करना। ज्यादा से ज्यादा 2 पैराग्राफ, जिसमें भी एक पैराग्राफ में आपका 80% मटेरियल होगा और एक में 20%, या पूरा 1 पेज जो है आप एक ही पैराग्राफ में लिख सकते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो दिए हैं वो आपने जहां जहां मेंशन किए हैं, या कोई इंपॉर्टेंट लाइन आपको लगती है तो वो आप बीच बीच में अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइनिंग के लिए पेंसिल का ही इस्तेमाल करना मेरे हिसाब से सही है, ठीक है। टाइटल को भी डबल अंडरलाइन कर देंगे तो टाइटल भी खिल के आएगा, ये टाइटल के बाद एक लाइन आप छोड़ सकते हैं। टाइटल हमेशा सेंटर में होता है ना, यह अनुच्छेद लेखन है। एक और चीज अगर आप यहां गौर फरमाएंगे तो जैसे यहां कट कर दिया है, तो जब छोटी मोटी गलतियां हो या आप कुछ कट करो तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। गलती है, इंसान है, आगे लिखा है ऐसा ही लिखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि नहीं ये कभी कटवट नहीं होना चाहिए, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, संदेश लेखन के ऊपर आते हैं। अब संदेश लेखन मैंने इस वीडियो में टाइम स्टैम्प डाल दिए, कोर्स से कोर्स भी वाले अपने अपने टॉपिक्स के हिसाब से देख सकते हैं। संदेश लेखन के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले तो यार जो सर ये संदेश, सबसे पहले जो बच्चे भूल जाते हैं बक्सा बनाना, सब लिख देते हैं और लास्ट में याद है इसमें बॉक्स भी बनाना था क्या। संदेश लेखन में बॉक्स बनाया जाता है, अनुच्छेद लेखन में नहीं। संदेश लेखन में बक्सा बनाना है। सबसे पहले तो आप डेट लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे डेट लिखोगे, टाइम लिखोगे। उसके बाद अब देखो संदेश लेखन के 2 टाइप होते हैं। एक होता है जब आप किसी व्यक्ति को लिख रहे होते हो, किसी पर्सन को लिख रहे होते हो, और एक होता है जब आप किसी पद पे होते हो और आप मतलब एक पोजीशन से कई लोगों को लिख रहे होते हो। एक होता है कि आप एक आदमी को लिख रहे होते हो संदेश, और एक होता है कि ऑफिशियली आप बहुत सारे लोगों को कोई संदेश दे रहे हो, कोई मैसेज दे रहे हो, कि जैसे यार आपको आपके मंत्रालय की तरफ से सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देनी है, इसके लिए एक संदेश लिखो। ऐसे भी संदेश आ सकते हैं। तो जब आप पर्सनली स्पेसिफिकली किसी पर्सन को संदेश लिखते हो तो वहां प्रिय मित्र स्नेहा ऐसे लिख करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, लास्ट में अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये बीच में इन्होंने क्या लिखा है, तुम कभी ना झुको कभी ना। अब क्या हुआ था कि स्नेहा जी किसी कंपटीशन में फर्स्ट आई थी तो उसके लिए बधाई देने के लिए उनकी मित्र ने ऐसा लिख दिया, ठीक है। और इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहां देखिए जरा, सबसे पहले हाँ संदेश का फॉर्मेट, बॉक्स बनाओ, सेंटर में संदेश लिखो, लेफ्ट साइड पे डेट, और उसके बाद आपको टाइम लिखना है। एक खास चीज जहां पे मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान जाए वो है ये, संदेश लेखन में जब आप टाइम लिखते हो तो वहां पे हम एएम पीएम मेंशन नहीं करते, हम वहां लिखते हैं प्रातः या लिखते हैं रात्रि, यानी कि दिन के समय या रात के समय। हम इस तरीके से वहां लिखते हैं 9 बजे प्रातः, रात्रि। अब ये मत पूछना कि सर संध्या लिख सकते हैं क्या,
अरे इतना मत डिटेल में जाओ, प्रातः या रात्रि, ठीक है, इस तरीके से आप लिख देना, प्रातः लिखना सही होता है। तो सबसे पहले बॉक्स बनाना है, बॉक्स ही मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि बच्चे सब याद करते हैं, संदेश बनाना है, डेट, संदेश लिखना है, डेट, टाइम और वो प्रातः रात्रि, पर बक्सा बनाना कई लोग भूल जाते हैं, तो बक्सा सबसे पहले रखो साहब। बॉक्स बनाना मेरी समझ से बॉक्स बनाना है, फिर संदेश सबसे पहले टाइटल, फिर डेट, टाइम, एम पीएम, प्रातः, रात्रि, उसके बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद स्टार्ट करके लास्ट में अपना नाम क्रिस्प रखना। जैसे ये देखो, प्रिय छात्रगण, अभी ये संदेश ऐसा था कि आप अपने स्कूल के हेड बॉय हो और आपको कोई संदेश देना है, ठीक है, तो सबसे अब यहाँ पे संदेश के साथ साथ कई बच्चे क्या लिखते हैं, बधाई संदेश, शोक संदेश, सूचना संदेश, या कई लोग ऐसे भी लिखते हैं बधाई संदेश, है ना, मित्रता संदेश, तो कुछ भी लिखे, मेरे हिसाब से आप इन सब चीज़ों में मत पढ़िए। जैसे यहाँ लिखा है स्पष्ट संदेश, आप बस एक चीज लिखिएगा सेंटर में, संदेश, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी संदेश, बस सेंटर में, और कोई बधाई है फधाई है उससे हमको मतलब नहीं है। लेफ्ट साइड में डेट, अरे क्या हो जाता है इसको, बस संदेश लिख दिया, आ जाओ लेफ्ट साइड में डेट, उसके बाद टाइम, उसके बाद सैल्यूटेशन, इसके बाद एक लाइन छोड़िए मेरे अनुसार, उसके बाद आप अपना पूरा मैटर लिख सकते हैं। लास्ट में अब देखो, संदेश लेखन में अगर आप किसी व्यक्ति को लिख रहे हैं, पर्सनल संदेश लिख रहे हैं, तो लास्ट में अपना नाम। जब आप किसी संस्था की तरफ से, आप स्कूल के हेड बॉय है, हेड बॉय हो या हेड गर्ल हो, और आप किसी को स्कूल वालों के लिए एक संदेश लिख रहे हो, तो लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट में आप क्या करेंगे कि आपका पद और फिर आपका नाम। अगर आप पर्सनली किसी इंडिविजुअल को, किसी व्यक्ति को लिख रहे हो, तो सिर्फ आपका नाम लिखने से काम कर चल जाएगा, पर आप किसी संस्था के बिहाफ पे लिख रहे हो तो आपका पद और फिर उसके बाद आपका पद और फिर उसके बाद आपका नाम, आपका पद और उसके पद और उसके क्या हो गया, आपका पद और उसके बाद आपका नाम, ठीक है, पद और नाम, ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पर लिखनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना संदेश जो है लिख सकते हैं। मैं एक और बार रिवाइज करा देता हूँ। संदेश लेखन में बॉक्स बनाना होता है, ठीक है, साथ साथ में बनाते भी चलते हैं अपन। संदेश लेखन में बॉक्स बनाना होता है, लेफ्ट साइड पे डेट लिखनी होती है, लेफ्ट साइड पे टाइम जिसमें हम प्रातः या रात्रि इस तरीके से लिखते हैं, फिर सैल्यूटेशन, उसके बाद 5-6 लाइन में क्रिस्प फॉर्मेट में। लास्ट में अगर संदेश किसी पर्सन स्पेसिफिक व्यक्ति को लिखा जा रहा है तो सिर्फ अपना नाम लिख के आप छोड़ सकते हो, या अगर आप किसी संस्था के तौर पे लिख रहे हो, किसी संस्था के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे लिख रहे हो, तो लास्ट में आपको लिखना होता है आपका पद और आपका नाम। सूचना लेखन, संदेश लेखन के बाद आ जाते हैं सूचना लेखन के ऊपर। सूचना लेखन कैसे लिखते हैं, देखिए सूचना लेखन में बेसिकली आप नोटिस इशू कर रहे हो। सूचना लेखन हमेशा औपचारिक होता है, ऐसा नहीं है कि आप अपने मित्र को सूचना लिख दीजिए कि उसने आपके लिए हुए उधार के पैसे अगर वापस नहीं किए तो आप कार्रवाई अरे सूचना लेखन की, आप स्कूल के हेड बॉय हैं, या आप इस मंत्रालय के सचिव हैं, या आप इस विभाग के अध्यक्ष हैं, तो आप किसी पद पे होते हैं, तभी आप नोटिस इशू करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, नोटिस में एक टाइटल होता है। नोटिस में क्या होता है, एक टाइटल होता है कि नोटिस किस चीज़ के लिए इशू किया गया है। जैसे ये इशू किया गया पार्कों की साफ सफाई। खैर, जब हम बात करते हैं अपने सूचना लेखन में, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से बक्सा बनाना लोग भूल जाते हैं, तो बक्सा बनाना है। उसके बाद संस्था का नाम, सूचना, लेफ्ट साइड में डेट और बीच में आपको टाइटल लिखना होता है। उसके बाद आप 4-5 लाइन में क्रिस्प फॉर्मेट में अपना मटेरियल लिखोगे। लास्ट में आप अपना नाम और पद, ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो अपना साइन भी वहां पे कर सकते हो, क्योंकि सूचना, जब हम सूचना के नोटिस हमेशा कोई पदाधिकारी ही इशू करता है। आप किसी पद पर हो, सचिव हो, अध्यक्ष हो, अरे स्कूल के हेड बॉय हो, पर आपका कोई ना कोई पद होना चाहिए, तो पदवान व्यक्ति ही हमेशा, पदाधिकारी ही हमेशा सूचना इशू करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, सूचना में सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है, संस्था का नाम, सूचना, तारीख। उसके बाद आपको सूचना में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सूचना का मुख्य बिंदु क्या है, आपको टाइटल देना है वहां पे, ठीक है, और उसके बाद आप सूचना लिख सकते हैं। जैसे यहाँ भी देखिए, यहाँ संस्था का नाम लिखा, सागर अपार्टमेंट, यहाँ क्या किया है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो संस्था का नाम, सूचना, लेफ्ट साइड में डेट। यहाँ एक चीज एक्स्ट्रा की है कि वर्ग की, ये सूचना किसके लिए है, इसको आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप इसमें मत पढ़िए। जैसे आप सोसाइटी के चेयरमैन है, तो ये सूचना, ये नोटिस किसके लिए है, तो ये नोटिस सोसाइटी के फ्लैट ओनर्स के लिए, तो ये वर्ग उसमें लिखा जाता है, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस टॉपर ने नहीं लिखा है, ठीक है। ये कुछ टॉपर होते हैं ना एक्स्ट्रा लिखने के लिए। ध्यान दीजिए, आपको बक्सा बनाना है साहब, बक्सा बनाना है, संस्था का नाम, सूचना, डेट, यहां टाइटल दिया है उन्होंने, जल की बर्बादी रोकने हेतु।
पर मेरा मानना है टाइटल के बाद जैसे यहाँ पे एक लाइन का गैप दिया है और टाइटल को अंडरलाइन किया है, वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक टाइटल लिखने के बाद एक लाइन छोड़ करके 4-5 लाइन में लिख करके लास्ट में अपना नाम, है ना, लास्ट में आप अपना नाम लिख सकते हैं और अपना पद लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सचिव है, सर ये XXXX क्या किया है, जैसे यहाँ पे साइन किया गया है ना, तो साइन की जगह यहाँ पे XXXX लिखा गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, असली साइन कौन करेगा, तो XXXX ऐसा करके आप कर सकते हैं। ये कुछ मामलों में आप इससे सीख ले सकते हैं, कुछ मामलों में इससे। मेन चीज़ क्या है यार, 19-20 हर जगह होता है, पर ये दोनों ही टॉपर से। मेन चीज़ क्या है, आपको एक बक्सा बनाना है ना। छोड़ो इसको, देखेंगे तो अपन को कॉपी लगेगा, है ना। आ जाओ चलो, सूचना लेखन में सबसे पहले नोटिस, तो नोटिस तो कोई पदाधिकारी ही इशू करता है। सबसे पहले अपने को बक्सा बनाना है, ठीक है। उसके ऊपर लिखना है संस्था का नाम, संस्था का नाम लिखना है। उसके नीचे लिखना है सूचना, लेफ्ट हैंड साइड पे अपना जाएगा डेट, और उसके बाद हमें ना उसका कुछ अरे यार कुछ मेन टॉपिक होगा, पार्क में सफाई हेतु, फलान हेतु, ढिमकान हेतु, जो भी है वो जो मेन आपका सब जो टॉपिक है ना, कि सभी को ये सूचित किया जाता है, वो आप बाद में लिखेंगे। पर पहले जल की बर्बादी रोकने हेतु या पार्कों की साफ सफाई, और इसकी शुरुआत ऐसी हो जाती है कि सभी को ये सूचित किया जाता है, सभी कॉलोनी वासियों से अनुरोध है या सभी निवासियों को यह सूचित किया जाता है। इस तरीके से आप सूचना की शुरुआत कर रहे हैं। तो सूचना शब्द से सूचित शब्द पकड़ लीजिए, सूचना, सूचित, है ना। तो याद रखिएगा, आप सबसे अनुरोध है, वो किसको लिख रहे हो, पार्क के निवासी को, बिल्डिंग के निवासियों को, स्कूल के बच्चों को। तो वो जो वर्ग है उसको टारगेट करके कि आप सभी को सूचित किया जाता है या आप सभी से अनुरोध है, इस तरीके से आप सूचना की शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया। आ जाओ पत्र लेखन, औपचारिक अनौपचारिक हम दोनों समझेंगे। सबसे पहले औपचारिक पत्र के बारे में बात करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स का एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर हमको सेंडर्स एड्रेस लिखना है क्या? बिल्कुल लिखना है, लेकिन भेजने वाले पता, आप खुद चिट्ठी लिख रहे हो तो अपना खुद का पता, गली, मोहल्ला, चौराहा इतना लिखने की बजाय जब आप वो चिट्ठी लिख रहे हो तो ईमानदारी से आप कहाँ हो। सर मैं तो एग्जामिनेशन हॉल में बोर्ड के पेपर में लेटर लिख रहा हूँ, तो आप हो कहाँ? एग्जामिनेशन हॉल में। तो आप वैसे ही लिखोगे परीक्षा भवन। आपका सेंटर कौन से शहर में, सीकर, अजमेर मान लो। उसके बाद आपको डेट लिखना है, चाहो तो आप पिन कोड भी लिख सकते हो, पर एक लाइन छोड़ के फिर डेट, उसके बाद एक लाइन छोड़ के। अब पता है दिक्कत क्या होती है, जो मेरा एक दर्द भी है, जो मुझे लगता है कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पत्र लेखन के फॉर्मेट को बड़ा सीरियसली लेते हैं, है ना। लेना चाहिए, बट बताओ क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि सब्जेक्ट के बाद इस टीचर ने बोले एक लाइन छोड़ना है तो मैं भी सब्जेक्ट के बाद एक ही लाइन छोड़ूंगा। अरे नहीं नेसेसरी है यार। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। देखो चलो, ये देखो, इस बंदे ने सूचना लिखा है, सूचना के बाद इसने एक लाइन छोड़ा है, ठीक है। इस बंदे ने मतलब सूचना में जो टाइटल है, टाइटल के बाद एक लाइन छोड़ा है। इस बंदे ने टाइटल के बाद एक लाइन नहीं छोड़ा है। तो क्या ये टॉपर है और ये टॉपर नहीं है? अरे दोनों ही टॉपर है यार। तो ज्यादा पत्र लेखन के फॉर्मेट को ऐसा मत समझो कि नहीं ऐसा नहीं है, सेंडर्स एड्रेस के बाद सर ने बोला 2 लाइन छोड़ने, मैडम बोली 1 लाइन छोड़ने, अब बड़ा टेंशन में 1 की 2 लाइन छोड़ना प्रेजेंटेशन के लिए करवाया जाता है। इसका उसके अलावा कोई बहुत विशेष महत्व नहीं होता, अगर आप कभी ध्यान दोगे। तो यहाँ पे आप बात करो परीक्षा भवन, सीकर, उसके परीक्षा भवन आप जहाँ पे हो, सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद आप यहाँ डेट लिखते हो, एक लाइन छोड़ के सेवा में, संपादक महोदय। सेवा में तो आता ही है, चाहे आप प्रधानाचार्य को लिखो या संपादक को लिखो। उसके बाद आप विषय लिखते हो, ठीक है, एक लाइन छोड़ के। और महोदय, यहाँ कई लोग आदरणीय महोदय, प्रिय मत लिखना, प्रिय अनौपचारिक पत्र में लिखा जाता है, औपचारिक में नहीं, ठीक है। प्रिय शब्द आप अपने हम उम्र को या छोटों को लिखते हो। महोदय लिखना, आदरणीय भी मत लिखना, क्योंकि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो अलग बात है ना। अब मैं नहीं होगी मिस्टेक आपकी तो अलग बात है। एक और बड़ा मिथ ये है कि पत्र लेखन में, सर मैं भी पहले ऐसा सोचता था कि एग्जामिनर को कष्ट क्यों देना, एक पेज में शुरू से पत्र शुरू करो और उसी में खत्म कर दो। ऐसा जरूरी नहीं है, आप दूसरे पेज पे भी मूव कर सकते हैं। जैसे जाहिर सी बात है, पत्र यहाँ नहीं समाप्त हुआ होगा, आप मूव कर सकते हैं। सेम फॉर्मेट है, सेंडर्स एड्रेस, डेट। अब यहाँ इस बच्चे ने सेवा में नहीं लिखा, चलेगा, बट आप लिखना सेवा में, कायदे से लिखना चाहिए। एक लाइन छोड़ के सेवा में, संपादक महोदय, संपादकीय विभाग या प्रधानाचार्य। विषय लिखना है श्रीमान, इस तरीके से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, या महोदय, ठीक है। कई लोग क्या लिखते हैं, महोदय / महोदया, श्रीमान / श्रीमती। आवश्यकता नहीं है। आप अगर महिला हैं, आप अगर बेटी हैं तो आप श्रीमती लिखिए या महोदया लिखिएगा, बस महोदय लिखने की जरूरत नहीं है। और आप बेटे हैं तो महोदय और श्रीमान ऐसे लिख के आप शुरू कर सकते हैं।
अंत में आप भवदीय लिखते हैं, अंत में भवदीय लिखना आवश्यक होता है। भवदीय, ये औपचारिक पत्र का इंपॉर्टेंट चीज़ है, भवदीय से ही आप अपने पत्र को कंक्लूड करेंगे, है ना। जैसे एक पेज में नहीं आ रहा, दूसरे पेज में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अब आते हैं अनौपचारिक पत्र पे। अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है? देखो, पहले तो आपने तारीख डाली, उसके बाद आदरणीय। अब यहाँ गलती क्या हुई थी ये टॉपर से भी कि प्रिय दादी जी लिख दिया। मैंने जैसा आपको बताया था, प्रिय शब्द अपने से छोटों को या अपने से हम उम्र के लिए उपयोग किया जाता है। दादी जी, दादाजी को आप प्रिय नहीं कहोगे, बड़े भाई को प्रिय नहीं कहोगे, तो आदरणीय दादी जी, उसके बाद सादर नमस्कार, फिर एक लाइन छोड़ना। अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट बहुत सिंपल, इसमें पूरा आया नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हो, भेजने वाले का पता, उसके बाद आप डेट लिखते हो। सेंडर्स एड्रेस यहाँ ऊपर आया नहीं है, इसमें भी आप परीक्षा भवन लिख सकते हो, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस, डेट, उसके बाद एक लाइन छोड़ के, है ना। अब अनौपचारिक पत्र किसी रिश्तेदार को लिखा जाता है या दोस्त को लिखा जाता है। अगर दोस्त आप ही की उम्र का है या छोटा भाई है तो प्रिय लिखना, अदरवाइज आदरणीय, है ना, आदरणीय लिखना, आदरणीय दादी जी, ठीक है। उसके बाद सादर नमस्कार, एक लाइन छोड़ के, उसके बाद आप पूरा लिख सकते हो। लास्ट में इसमें भी आप, इसमें लास्ट में भवदीय मत लिखना। भवदीय जो है हम लास्ट में औपचारिक पत्र में लिखते हैं, अनौपचारिक में, क्योंकि आप किसी अपने परिचित को पत्र लिख रहे हो तो उस परिचित से आपका जो संबंध है आप वो संबंध लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आप दादी जी को पत्र लिख रहे हो तो आपका संबंध है पोती, तो प्रिय पोती, आप उनकी पोती हो। मित्र को लिख रहे हो तो प्रिय मित्र, भाई को लिख रहे हो तो प्रिय भाई, है ना, मामा को लिख रहे हो तो प्रिय भांजा। इस तरीके से संबंध और लास्ट में आपका नाम। आ जाओ, ईमेल लेखन के बारे में बात करते हैं। अगेन ये उन टॉपिक्स में से एक है जो कोर्स है, कोर्स भी दोनों में कॉमन है। ध्यान दीजिए, ईमेल में इसके ऊपर बाद में आऊंगा, ये मेरे हिसाब से सही फॉर्मेट है, ये तो काट दिया गया है तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा आप। फ्रॉम और टू आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। आई वुड रिकमेंड कि आप लिखिए प्रेषक और प्राप्तकर्ता। अब इस चीज को ना अलग अलग लोग अलग अलग चीज से बताते हैं। यहाँ पे प्राप्तकर्ता की जगह कई लोग प्रेषिका लिखते हैं, सब सही होंगे मेरे अनुसार तो ये, क्योंकि टॉपर आंसर शीट से मैंने यही समझा है कि आप प्रेषक लिखिए, प्रेषक जो पेश करने वाला है, जो भेज रहा है, ठीक है, ईमेल। और प्राप्तकर्ता, ये तो समझ ही जाओगे, प्राप्तकर्ता यानी कि जिसको प्राप्त हो रहा है, तो रिसीवर की, है ना, जिसको ईमेल भेज रहे हो तो प्राप्त करता है, भेजने वाला, पेश करने वाला, प्रेषक। तो प्रेषक, प्राप्तकर्ता, ईमेल आईडी आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। विषय, यहाँ पे आप लाइन छोड़ेंगे तो अच्छा है, और यहाँ पे बॉक्स बनाना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे पत्र में बॉक्स नहीं होता बट इसमें बक्सा होता है भाई, तो बक्सा बनाना, ठीक है। तो बक्सा बनाना, सबसे पहले प्रेषक, प्राप्तकर्ता, विषय, उसके बाद आप यहाँ पे महोदय या मान्यवर ऐसे लिख करके लिख सकते हैं। फिर बताऊंगा, जेंडर न्यूट्रल लिखने की कोशिश मत करना, महोदय स्लैश महोदया, श्रीमान स्लैश श्रीमती, आपका जो जेंडर है उसके अकॉर्डिंग आप सैल्यूटेशन दे देना। यहाँ सिर्फ महोदय लिखा है, यहाँ पे सिर्फ कहाँ गया, सिर्फ मान्यवर लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो, यहाँ पे कॉमा के बाद से शुरू करोगे तो सही रहेगा, उसके बाद आप पूरा लिख सकते हो। कॉमा के बाद से मतलब, अरे समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे जूम करके दिखाता हूँ। जैसे मान्यवर के ठीक नीचे मैंने यह ईमेल, ये भी सही है, बट कॉमा की यहाँ से मैंने यह ईमेल, इस तरीके से, फिर दूसरे लाइन से यहाँ से इस तरीके से लिखते तो थोड़ा सा बेटर होता, ठीक है। आ जाओ यार, क्या हो गया, हाँ ठीक है, जैसे इसने लिखा है महोदय से कॉमा होगा यहाँ पे, यहाँ से लिखना शुरू किया है। अंत में प्रेषक, क्योंकि आप प्रेषक है, ईमेल भेजने वाले हैं, तो अंत में प्रेषक, अपना नाम, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है कि आप कौन हैं, ठीक है, प्रेषक और अपना नाम, बस। आ जाओ, चलो विज्ञापन लेखन के बारे में बात करते हैं। विज्ञापन लेखन में एक बहुत बड़ा मिथ होता है स्टूडेंट्स का कि हमारी तो ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, आप सिर्फ 2 से 3 मिनट में एक विज्ञापन बना सकते हैं जिसमें आपको 5 में 5 या 5 में 4 नंबर भी मिल सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो, ये विज्ञापन लेखन में आपका जो मिथ है कि विज्ञापन लेखन में तो साहब ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमको थोड़े बोल्ड फॉन्ट्स यूज़ करने चाहिए, मतलब ऐसे वो स्केचिंग वेचिंग करनी चाहिए, थोड़ी ड्राइंग, थोड़ा स्केच पेन वगैरह लेके जाना चाहिए विज्ञापन लेखन के, नहीं चाहिए। तो ध्यान दो यार, पेन ही खाली 2 बार 4 बार चला के ऐसा बॉर्डर बनाया। अब इसमें क्या ड्राइंग है? बादल बनाना तो तुम्हें भी आता है, ये क्या घर बनाया है, अरे क्या बनाया है ये, है ना, टॉपर आंसर शीट है, ब्लू बर्ड पार्क लिखा है, बहुत बेसिक बनाया है, कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, बहुत बेसिक बनाया है। खुशियों की गारंटी, है ना, अब आपके शहर में आज ही आए और मस्ती करें आज ही आए और तुम लिखना, आज ही आए और आनंद ले, है ना, पानी के विभिन्न खेल, रोमांचक झूले, खान पान की स्वच्छ व्यवस्था, अरे ये बेसिक चीज़ें हैं। हाँ,
इसमें इसमें एक चीज़ विशेष तौर पे ध्यान देना, ईमेल लेखन में, माफ़ करना, विज्ञापन लेखन में हम ये ज़रूर लिखते हैं कि हमारा एड्रेस, अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। तो यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, कई लोग कि अपना पर्सनल फ़ोन नंबर या फादर मदर का फ़ोन नंबर लिख देते हैं, एड्रेस लिख देते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर गलती से लिख दोगे तो कोई गुनाह नहीं है, कुछ नहीं होगा, पर फिर भी इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इस बच्चे ने 99800xxx मतलब ओरिजिनल अपना ईमेल आईडी नहीं लिखा है, ठीक है, ब स नगर कर दिया है, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है कि जब आप एक विज्ञापन लिख रहे हो तो लोग कहाँ है, कौन सा वाटर पार्क कहाँ है, तो आप एड्रेस डालोगे, फ़ोन नंबर डालोगे, तो कभी भी अपना असली नाम या असली पता या असली फ़ोन नंबर शेयर करने से आपको बचना ही है सीबीएसई में। ये ध्यान दीजिए। चलो, इसमें तो कुछ बनाया भी था, इसमें क्या बनाया है? अरे सूरज बादल तो तुम भी बना रहे हो ना बचपन से, वो सबने वो ड्राइंग बनाई होगी, वो एक पहाड़, बादल, सूरज, एक छोटा सा घर और उसके बगल से नदी जा रही है अरे बनाया ना। अरे तो इतना तो तुम भी जानते हो। तो मन से ये मिथ निकाल दो कि विज्ञापन लेखन के लिए बहुत हाई फाई ड्राइंग, टॉपर आंसर शीट है, 16 लीटर के लिए बनाया है, सूरज बनाया और खाली बादलों में लिख दिया है, ठीक है। क्या है, संपर्क करे। अब यहाँ से इसने तो नंबर दे दिया, नहीं नहीं ध्यान से दो, नंबर क्या लिखा है इसने, 999 888 777 666, जोड़ोगे तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा अपने फेक नंबर्स और फेक एड्रेस, विज्ञापन लेखन में तो लास्ट में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना ही देना है, पर आपको फेक देना है, ठीक है। विज्ञापन लेखन में यार अगर आप मुझसे पूछो महत्वपूर्ण क्या है, तो यार बक्सा बना देना, जैसा इसमें दिया है, जैसा इसमें दिया था, ठीक है। आ जाओ, ब्लू बर्ड वाटर पार्क है ना, ये देखो आ गया आ गया आ गया। ये चीज़ अगर आप विज्ञापन अटेम्प्ट करते हैं तो आप सीख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बेसिक ड्राइंग, बस थोड़ा इधर उधर चित्र बना देना, थोड़े टैगलाइंस बना लेना, एक बार आओगे तो एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे सुनी सुनाई टैगलाइंस है ना, बी इंडियन बाई इंडियन, इंग्लिश है, हिंदी में लिख देना, बी इंडियन बाई इंडियन, है ना, भारतीय बनो, स्वदेशी हो, स्वदेशी अपनाओ, कुछ भी टैगलाइन बनाना, इधर उधर लिख देना, मेन मेन पॉइंट्स मेंशन करना, आपका एक अच्छा विज्ञापन बन जाएगा। बॉर्डर को आप बोल्ड कर सकते हो, थोड़ा पेन से ही हो जाएगा, स्केच पेन की आवश्यकता नहीं है। स्ववृत्त लेखन पे आ जाओ, इसको कम स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं, पर मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि इसमें ना लिखना बहुत होता है, पर फिर भी मेरा कर्तव्य है तो मैं बताता हूँ। बायोग्राफी, बायोडाटा, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आप स्ववृत्त लिखते हो, अपने बारे में लिखते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, पीजीटी हिंदी पद पर आपको स्कूल में पीजीटी हिंदी टीचर के तौर पे नौकरी चाहिए, उस पद के लिए आवेदन देने हेतु आप अपना स्ववृत्त लिख रहे हो। तो सबसे पहले तो आप अपना विवरण लिखते हो, अपना यही स्ववृत्त ऐसे ही लिखा जाता है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये रट्टा नहीं मारना होता कि सर ने ये लिखा है तो ये लिखना है। बेसिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ कई लोग नागरिकता लिखते हैं भारतीय, वो भी सही है। तो नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पता, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें किसी और वीडियो में, किसी और साइट पे आपको अलग मिलेगी। तो कुछ बेसिक चीज़ें छोड़ करके बाकी चीज़ें जो हैं वो 19-20 होती है। बेसिकली आपको क्या, आप अपने बायोडाटा में कौन कौन सी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहोगे वो होता है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब। उसके बाद योग्यता, इसमें बॉक्स बनाना होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग बोलते हैं नहीं भी बनाओगे तो चल सकता है, ऐसा मुझे लगता है, बट मुझे ये भी लगता है कि नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट है आप बक्सा बनाए, स्केल पेंसिल ले थोड़ा, उसके बाद आप अपनी सारी क्वालिफिकेशंस मेंशन करें बेस्ड ऑन द पोस्ट। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पीजीटी हिंदी है और आप लिखो कि बीटेक करके आए हो। अरे पीजीटी हिंदी है तो बीएड कराओ, पहले कोई ग्रेजुएशन कराओ हिंदी में, बीए हिंदी कराओ, फिर बीएड कराओ, फिर एमएड कराना है तो कराओ, है ना, तुम्हारी मर्जी है। बट डिपेंडिंग अपॉन जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो उस हिसाब से आपकी, कुछ भी लिखो, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया है, अरे लिख दो, है ना, असली में थोड़ी सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद अन्य योग्यताएं, उपलब्धियां, बेसिकली जो आप अपना सीवी या रेज्यूमे नहीं लिखते उस तरीके से आपको लिखना होता है। ये सब लिखने के बाद लास्ट में आप एक पैराग्राफ लिखते हो जिसमें आप ये लिखते हो कि इन सब कारणों से मेरा ये मत है या मानना है कि मैं इस उपयुक्त पद के लिए एक उत्तम उम्मीदवार हूं या एक अच्छा उम्मीदवार हूं और मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा करूंगा। इस तरीके से आप अंत कर सकते हो। लघु कथा लेखन, लघु कथा लेखन क्या होता है सर, ये तो आपने भगा दिया। अरे क्या होता है, सबसे पहले पर्सनल डिटेल,
उसके बाद बॉक्स बना के सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बॉक्स में क्या लिखना होता है, EQ, सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद कोई और आपकी योग्यता है, ठीक है, वो जैसे आपने कोई डिप्लोमा किया हो या कोई भाषा सीखी हो, ठीक है। उसके बाद आपकी अकॉम्प्लिशमेंट्स, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है, पर आप लिख सकते हो कि आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट, उसी को रुचियाँ कहते हैं, ठीक है। और उपलब्धियाँ, यानी कि सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, आपके पर्सनल डिटेल्स जो यहाँ पे है, उसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आप बॉक्स में लिखते हो, उसके बाद आपकी अदर क्वालिफिकेशन कोई और हो तो लास्ट में आप एक बॉक्स बना देते हो। लास्ट में आप क्या करते हो, लास्ट में आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिखते हो जिसमें आप लिखते हो कि उपयुक्त पद के लिए मैं अपने आप को उत्तम उम्मीदवार मानता हूं और आपकी जवाब का इंतजार रहेगा। इस तरीके से आप एंड करते हो, ठीक है। लघु कथा लेखन, इसमें क्या होता है ना कि वो आपको कुछ बिंदु देते हैं, कुछ पॉइंटर्स देते हैं। अगेन, अरे कि तेज़ बारिश हो रही थी, बीमार पिता थे, है ना, बच्चों से कुछ कह रहे थे, और फिर अब आगे की कहानी खुद लिखो। तो हमेशा याद रखिएगा, लघु कथा में आपको अपने खुद के अंदर के सत्यजीत रे जी को बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। आपको खुद की कोई कहानी नहीं लिखनी है ना, कि मैं तो स्क्रिप्ट राइटर हूँ, नई कहानी लिखता हूँ। आपने कोई कहानी, इनके साथ आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपने कोई कहानी पहले से कहीं ना कहीं पढ़ रखी होगी, उसी को लिखिए। बोर्ड एग्जाम मेरे हिसाब से वो जगह नहीं है जहाँ पे आप ज़्यादा क्रिएटिव हो और रिस्क ले। आपके मार्क्स का सवाल है 10th बोर्ड के, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। आपको जो कहानी आपने पता होगी, जैसे यही पॉइंटर्स ले लेते हैं कि तेज़ बारिश हो रही थी, बीमार पिता है, बच्चे हैं घर में, बच्चे बेबस हैं कि कहाँ पिताजी को लेके जाए, इन्हीं बिंदुओं पे तो कोई ना कोई कहानी आपने पढ़ी होगी। जैसे वो एकता का बल वाली कहानी, तो इस कहानी को मैं ऐसे ट्विस्ट दे देता कि बीमार पे, अब एकता के बल वाली कहानी आपको पता है कि पिताजी जो थे वो, उनके 3 बच्चे थे, आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, उनकी आपस में बनती नहीं थी। पिताजी ने अंतिम समय सोचा मेरे जाने के बाद तो लड़ मरेंगे, तो पिताजी ने तीनों को बुलाया, एक एक डंडी का टुकड़ा दिया, बोला तोड़ो, तो तोड़ दिया, फिर 2-2 दिया, मुश्किल से टूटी, फिर 3-3 दिया, वो तीनों में से किसी से नहीं टूटी, तो पिताजी ने वही बोला कि एकता में बड़ा बल होता है। अरे बहुत सिंपल सी कहानी है वो, कछुए खरगोश वाली। डजंट मैटर्स आपकी कहानी कितनी रोचक है, वॉट मैटर्स कि आप रिस्क ना लो। एक ऑलरेडी नोन कहानी को अगर आप उन पॉइंटर्स में फिट करो, जैसे मैं यही करता कि बरसात के समय पे अचानक पिताजी की तबीयत, अचानक 3 भाई थे, उनके पिताजी की तबीयत बड़ी ख़राब हो गई, बरसात का समय था, डॉक्टर गांव में दूर दूर तक नहीं था, पिताजी ने भांप लिया कि उनका अंतिम समय था, उन्होंने बच्चों को बुला के वो डंडी वाली एकता का उपदेश दिया, और अंत में मॉरल लिखता। तो लघु कथा में इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, टॉपर आंसर शीट। आप कोई एक्सपेरिमेंट ना करें क्योंकि सोचने में भी समय लगता है, टाइम भी नहीं होता। आप ऑलरेडी नोन कहानी में अपने पॉइंटर्स को फिट करिएगा जो एग्जाम में दिए। इंपॉर्टेंट ये होता है कि सबसे पहले तो आप टाइटल डालिए, ठीक है, कहानी का शीर्षक डालिए जो यहाँ दिया ही है, उसके बाद लास्ट में सीख डालिए। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता। तो जब भी आप लघु कथा अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना होता है कि आपको एक टाइटल डालना है स्टोरी का, फिर आप स्टोरी शुरू करेंगे, और अंत में एक मॉरल भी डालना है आपको स्टोरी का, और सीख भी डालनी है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा राइटिंग सेक्शन, चाहे कोर्स ए हो, चाहे कोर्स बी हो, चाहे कोर्स ए हो, चाहे कोर्स बी हो, आपका पूरा का पूरा राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप ज्ञान के साथ थोड़ा गुण भी सीख करके गए होंगे। अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।